हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 जुलाई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए भी सांस छोड़नी पड़ती है। ये वाकई सच है कि अगर आपको सफलता पानी है तो आपको अपनी सहूलियत को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं 7 या 8 बजे तक सोता रहूं और फिर पढ़ाई करूं और फिर जल्दी सो भी जाऊं, तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। कि खेलता भी रहूं या फिर कहीं घूमने भी जाऊं, कई चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ता है, जैसे सोशल मीडिया, या फिर आपको अपनी नींद भी छोड़नी पड़ती है। जितने भी देखिए सफल लोग होते हैं, यूज़ सभी करते हैं सोशल मीडिया भी और बहुत कुछ, लेकिन वो सीमित सीमित यूज़ करते हैं ताकि अपनी पढ़ाई पर वो ज़्यादा ध्यान दे सकें। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको सफलता पानी है तो कुछ चीज़ों, यानी कि आपका जो कंफर्ट जोन होता है जिसमें आप काफ़ी आराम महसूस करते हैं, लेट के पढ़ने से क्या होता है कि नींद आती है, तो आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। और अगर देर से रात में आपको पढ़ने की आदत है तो रात तक पढ़ना पड़ेगा। दिन में उठ के पढ़ने की आदत है, आपको सो के उठना पड़ेगा। ये सब ऐसे कंफर्ट जोन है जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा सफलता पाने के लिए। चलिए अब न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली नेशनल न्यूज़ है 59 चीनी ऐप के बाद अब 47 क्लोन ऐप पर प्रतिबंध। और यहाँ पर होगा राफेल ने भरी भारत की उड़ान। यहाँ पर नए सरताज होगा। तो पहली हेडलाइन से शुरू करते हैं। देश की संप्रभुता एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन के 47 और ऐप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में सरकार ने टिकटॉक एवं हेलो ऐप समेत चीन के मशहूर 59 ऐप में भारत में इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। सोमवार को जिन 47 ऐप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है, उनमें से अधिकतर ऐप प्रतिबंधित 59 ऐप के क्लोन वर्जन के रूप में काम कर रहे थे। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के मुताबिक गत शुक्रवार को ही इन ऐप पर रोक की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। हालांकि मंत्रालय की तरफ से प्रतिबंधित इन 47 ऐप की सूची जारी नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक इन ऐप में टिकटॉक लाइट, हेलो ऐप, शेयर लाइट, बिगो लाइट और वीएफआई लाइट, कैम स्कैनर एडवांस जैसे कई ऐप शामिल हैं। मंत्रालय का मानना है कि इस रोक से भारतीय ऐप कंपनियों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे वे वैश्विक स्तर पर कारोबार कर सकेंगी। मंत्रालय के मुताबिक गत जून माह में 59 ऐप पर रोक लगाने के बाद चीनी कंपनियों की तरफ से प्रतिबंधित ऐप का क्लोन वर्जन मिलते जुलते नाम से प्ले स्टोर पर उतार दिया गया था। नेक्स्ट है नए सरताज राफेल ने भरी भारत की उड़ान। भारतीय वायुसेना के बेड़े का नया सरताज बनने जा रहे राफेल जेट विमान की पहली खेप ने सोमवार को फ्रांस से भारत की उड़ान भरी है। इस पहली खेप में 5 राफेल लड़ाकू जेट बुधवार को भारत में पहुंच रहे हैं। अंबाला एयरफोर्स बेस पहुंच रहे राफेल लड़ाकू विमानों का स्वागत करने के लिए वायुसेना ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। राफेल विमानों को जल्द ही वायुसेना के ऑपरेशनल बेड़े में शामिल किया जाएगा। विमानों के नए बेड़े से वायुसेना की सैन्य मारक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। फ्रांस के बोर्दो शहर से राफेल विमानों ने भारत के लिए उड़ान भरी है। इस दौरान फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ वहां मौजूद रहे। फ्रांसीसी वायुसेना के मैरिग्नैक एयरबेस पर सोमवार को राफेल की भारत के लिए भरी गई उड़ान से पहले अशरफ ने इन विमानों को लेने पहुंचे वायुसेना के पायलटों से चर्चा की। इस बातचीत का जिक्र करते हुए अशरफ ने कहा, वायुसेना के हमारे पायलटों के अनुसार राफेल जेट बेहद गतिशील, फुर्तीले, बहुत उपयोगी और खतरनाक एयरक्राफ्ट हैं। राफेल जेट अंबाला एयरफोर्स बेस पर पहुंचने के लिए फ्रांस से करीब 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस क्रम में विमान ने सोमवार को 10 घंटे की उड़ान पूरी कर संयुक्त अरब अमीरात में लैंडिंग की है। यहां एक दिन ठहरने के बाद बुधवार को ये जेट अंबाला पहुंचेंगे। यूएई तक की 10 घंटे की उड़ान में फ्रांस एयरफोर्स की मदद से हवा में ही इनकी रिफ्यूलिंग की गई है। 5 विमानों की इस पहली खेप में 2 डबल इंजन ट्रेनिंग जेट हैं। राफेल बेड़े के लिए पहले बैच में भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को फ्रांस में प्रशिक्षित
किया गया है। तो ये दो न्यूज़ थी नेशनल पेज की। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में दो न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है चीनी दूतावास की चीन ने दूतावास की इमारत में कब्जा किया। यहाँ पर होगा चीन ने। और दूसरा है कोरोना के दूसरे दौर का संक्रमण बढ़ा। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं कि चेंगदू स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास के औपचारिक रूप से बंद होने के बाद चीन ने इसकी इमारत को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस दूतावास का 1985 में तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उद्घाटन किया था। यहाँ पर 200 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें 150 स्थानीय लोग थे। अमेरिका ने चीन के ह्यूस्टन स्थित अपना महावाणिज्य दूतावास 72 घंटे में खाली करने का निर्देश दिया था। वाशिंगटन के इस कदम के जवाब में चीन ने अमेरिका के चेंगदू दूतावास बंद करने को कहा था। चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, सोमवार सुबह 10 बजे चीन के अधिकारी सामने के दरवाजे के अंदर आए और सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू स्थित दूतावास की इमारत को अपने कब्जे में ले लिया। इमारत से अमेरिकी झंडे को सुबह 6:18 पर उतार लिया गया था। चीन के सरकारी प्रसारणकर्ता सीसीटीवी के मुताबिक इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए चीन के उत्तर पश्चिम इलाके जियांग और सुदूर दक्षिण चीन हिनान से लोग आए थे। चीन के उत्तर में स्थित हेवनेई प्रांत से आए एक व्यक्ति ने उम्मीद जताई है कि दूतावास फिर से खुलेगा। उन्हें कहा कि अगर चीन और अमेरिका ने आपस में सहयोग करना बंद कर दिया तो यह पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी न्यूज़ है कोरोना के दूसरे दौर का संक्रमण बढ़ा। कोरोना के दूसरे दौर का खतरा बढ़ते देखते हुए कई देशों ने फिर से प्रतिबंधों को लागू करने की घोषणा की है। हांगकांग में बुधवार से जहां लोग रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन नहीं कर सकेंगे, वहीं 2 से अधिक लोग एक साथ खड़े होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। चीन में भी मार्च के बाद पिछले 24 घंटे में घरेलू संक्रमण के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। संक्रमण को रोकने के लिए पापुआ न्यू गिनी ने तो अपनी सीमाओं को ही बंद कर दिया है। दूसरे दौर का संक्रमण उन देशों में बढ़ रहा है जहां पर यह माना गया है कि स्थिति नियंत्रण में है। पिछले 24 घंटे में ऑस्ट्रेलिया में कुल 549 नए मामले सामने आए हैं। देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला विक्टोरिया प्रांत महामारी का केंद्र बनकर उभरा है। अकेले इस प्रांत में 532 नए मामले सामने आए हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज है। बिजनेस पेज में दो न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि दूसरे आर्थिक पैकेज को लेकर विकल्प खुले हैं, ये बोला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। और दूसरा है कि गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्यता अब 1 जून 2021 से। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिर से संकेत दिया है कि दूसरे वित्तीय पैकेज को लेकर सभी विकल्प खुले हुए हैं। सरकार सभी दृष्टिकोण से रोजाना स्तर पर चर्चा कर रही है। गांवों में वापस गए श्रमिकों की कुशलता के इस्तेमाल के लिए ग्रामीण औद्योगिकरण पर भी सरकार की नज़र है। इस दिशा में उन्होंने उद्योग जगत से भागीदारी करने को कहा है। एक कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई राज्य काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उद्योग जगत का मानना है कि लॉकडाउन के बाद अपने अपने घरों को लौटे श्रमिकों में से 1/3 वापस शहरों को लौटकर आ गए हैं। अगले 3 से 4 महीने में और 1/3 श्रमिकों के लौट आने का अनुमान है, लेकिन उद्योग जगत को लगता है कि 1/3 श्रमिक अब वापस नहीं आएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार राज्यों के औद्योगिक नेतृत्व से ग्रामीण औद्योगिकरण के लिए बात कर रही है ताकि अब तक के अनछुए बाजारों की खोज की जा सके। ग्रामीण औद्योगिकरण में स्थानीय कुशल कामगारों की मदद ली जाएगी और गांवों में ही वैश्विक स्तर के उत्पादन बनाने का इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। सीतारमण से जब पूछा गया कि दूसरे पैकेज की घोषणा कब होगी तो वो बोली, सरकार ने किसी भी विकल्प को बंद नहीं किया है। सरकार ने सभी विकल्प खुले रखे हैं और इस मामले में उद्योग संगठनों समेत सभी साझेदारों से लगातार विचार विमर्श चल रहा है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सरकार 20.9 लाख करोड़ के वित्तीय पैकेज की घोषणा पहले ही कर चुकी है। इस पैकेज की वजह से ग्रामीण भारत की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है और वहां खपत भी बढ़ रही है। अब शहरी इलाकों में खपत बढ़ाने के लिए दूसरे वित्तीय पैकेज की उम्मीद की जा रही है।
दूसरी न्यूज़ है कि गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्यता अब जून से। स्वर्ण आभूषणों यानी गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग की अनिवार्यता अब अगले वर्ष 1 जून से होगी। इससे पहले यह व्यवस्था 15 जनवरी 2021 से देश भर में एक साथ लागू होनी थी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का कहना है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मार्च में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बिक्री पर विपरीत असर पड़ा है। इसे देखते हुए ज्वेलरों ने इस बाबत मंत्रालय से कम 6 महीने की और मोहलत मांगी थी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि कारोबारियों की सहूलियत को देखते हुए अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पासवान भारतीय मानक ब्यूरो के एक उपभोक्ता ऐप लॉन्च करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में 31,000 से अधिक ज्वेलर्स ने हॉलमार्किंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ज्वेलरों के पास तैयार आभूषणों का पुराना स्टॉक खत्म होने के लिए यह फैसला लिया गया है। अगले साल 1 जून से देश में गोल्ड ज्वेलरी की 3 हॉलमार्किंग श्रेणियां होंगी। इसके तहत 14, 18 और 22 कैरेट में ही सोने के आभूषण बनाए जा सकेंगे। वर्तमान में कुल गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री से 40% की ही हॉलमार्किंग हो रही है। गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य होने के बाद उपभोक्ताओं के साथ ठगी की आशंका बहुत कम हो जाएगी। गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग की मांग पिछले 1.5 दशक से हो रही थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला है सीखनी होगी बाढ़ संग जीने की कला। हम हल्की बाढ़ से बचने के गलत उपाय करके भारी बाढ़ के शिकंजे में फंस गए हैं, यानी कुएं से निकलकर खाई में जा गिरे हैं। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ भरत झुंझुनवाला द्वारा। दूसरा आर्टिकल है कि नई कृषि क्रांति की आहट। खेती में लाभ की संभावना को देखते हुए सरकार के साथ साथ अब निजी क्षेत्र भी निवेश के लिए आगे आ रहे हैं, और इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। यह आर्टिकल लिखा है केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी रमेश कुमार दुबे द्वारा। तीसरा आर्टिकल है फिर वही पुरानी रट, यानी कि राहुल गांधी नए सिरे से फिर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसी पर लिखा गया है आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। सीखनी होगी बाढ़ संग जीने की कला। विश्व के सबसे बड़े 3 गॉर्जेज बांध के साथ तमाम अन्य बांध बनाने वाली चीन में बाढ़ ने पिछले 100 वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चीन के तमाम इलाके बाढ़ के कहर का सामना कर रहे हैं। अपने देश में भी टिहरी बांध के साथ साथ बिहार की नदियों के किनारे बंधे बनाने के बावजूद हम बाढ़ के प्रकोप से उत्तरोत्तर ग्रसित होते जा रहे हैं। हमेशा की तरह असम भी बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रहा है। बाढ़ का मूल कारण यह है कि हम नदियों को केवल पानी लाने वाली इकाई के रूप में देखते हैं, उनके द्वारा लाई जाने वाली गाद को नज़रअंदाज करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हरिद्वार से कोलकाता तक हमारा भूखंड गंगा द्वारा लाई गई गाद से ही बना है। पहले गंगा में जब बाढ़ आती थी तो उसका पानी चारों तरफ फैल जाता था और साथ आई गाद को फैला देता था। इसी गाद से गंगा का क्षेत्र बना। बाद में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हमने बांध और बंधे बनाए, परंतु प्रभाव उल्टा हुआ। गंगा अब हर वर्ष मानसून के समय कुछ गाद लाकर अपने पेटे में जमा कर जाती है। पूर्व में 5 या 10 वर्ष में जब भारी बाढ़ आती है तो वह अपने वेग से इस गाद को ढकेलकर समुद्र तक पहुंचा देती है और स्वयं को साफ कर लेती है। फरक्का बैराज ने बिहार में बाढ़ की समस्या को विकराल रूप देने का काम किया है। जल वैज्ञानिक बताते हैं कि नदी पर पुल के खंभों के निर्माण से नदी के बहाव में रुकावट आ जाती है। भागलपुर में पुल के बाद तटों का कटान इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर पिलर बना दिए गए हैं। भागलपुर में पुल के बाद तटों का कटान इसलिए हो रहा है क्योंकि फरक्का बैराज के कारण गंगा का वेग कम हो रहा है। फरक्का के ऊपर वेग धीमा पड़ने से वहां पर गाद जमा हो रहा है। हमें बाढ़ के साथ जीने की कला विकसित करनी पड़ेगी। 1990 के दशक में गोरखपुर की बाढ़ का अध्ययन किया गया था तो लोगों ने बताया कि पहले गांवों को ऊंचे स्थान पर बसाया जाता था। बाढ़ के समय लोग गांव के अंदर सीमित हो जाते थे। पानी खेतों पर 1 मीटर ऊंची चादर की तरफ फैलकर बहता था और शीघ्र निकल जाता था। धान की ऐसी प्रजातियां उगाई जाती थी जो बाढ़ के पानी के साथ बढ़ती जाती थीं।
बाढ़ के बाद बीज की खेती में छिटक देते थे तो फसल अपने आप हो जाती थी। काजीरंगा अभयारण्य के अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ पशुओं के मृत शरीरों को बहा ले जाती है और उस क्षेत्र को साफ कर देती है। इसके साथ ही जमीन को पोषित करती है, जिससे वहां वनस्पतियां उगती हैं। समुद्र में गाद हाउस करने की गाउद हजम करने की स्वाभाविक क्षमता होती है, जैसे मनुष्य की भोजन की। हमें टिहरी, नरोरा, फरक्का आदि बांधों पर पुनर्विचार करना होगा। मानसून के पानी को टिहरी बांध में रोकने के स्थान पर उत्तर प्रदेश के भूमिगत तालाबों में जल को संग्रहित करना होगा। हरिद्वार और नरोरा से सिंचाई के लिए स्थान पर हर गांव में जल संग्रहण कर भूमि जल से सिंचाई करनी होगी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश के भूमिगत तालाबों में हम टिहरी की तुलना में 10 गुना पानी रख सकते हैं। हम हल्की बाढ़ से बचने के उपाय गलत करके भारी बाढ़ के शिकंजे में आ गए हैं, यानी कुएं से निकलकर खाई में जा गिरे हैं। हमें खाई से निकलने का जतन करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नई कृषि क्रांति की आहट। कोरोना संकट के दौर में महेंद्र सिंह धोनी और सलमान खान आदि ही नहीं, महानगरों से गांव में लौटे तमाम शिक्षित युवा भी खेती किसानी में जमकर हाथ आजमा रहे हैं। ये युवा किसान केवल उत्पादन पर ही नहीं बल्कि विपणन प्रसंस्करण पर भी फोकस कर रहे हैं। चूंकि ये सूचना प्रौद्योगिकी अपनाते हुए पेशेवर तरीके से खेती कर रहे हैं, इसलिए आज नहीं तो कल इन प्रयासों से एक नई कृषि क्रांति होनी तय है। जब खेती व्यवसाय का रूप ले लेगी तब आमदनी मजदूरी में इजाफा होगा। ऐसा होने पर बड़े बड़े निवेशक खेती में निवेश करने के लिए आगे आएंगे। कृषि उपज की सीधी खरीद भी होने लगेगी। हाल में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने अपने एक अध्ययन में बताया कि फसलों का उचित मूल्य न मिलने से भारतीय किसानों को वर्ष 2000 से 2017 के बीच 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार ने कृषि गतिविधियों को लॉकडाउन की बंदिशों से मुक्त कर दिया था, फिर भी इस दौरान आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से कृषि उत्पादों के दाम गिरे हैं, जिससे किसानों को नुकसान पहुंचा है। इससे अधिक नुकसान जल्द खराब होने वाले फलों, सब्जियों और फूलों की खेती वाले किसानों को उठाना पड़ा है। इसके बावजूद कोरोना संकट के दौर में कृषि क्षेत्र के आर्थिक झटकों को सहन करने की अभूतपूर्व क्षमता का प्रदर्शन किया है। यही कारण है कि जिस दौर में अर्थव्यवस्था के बाकी क्षेत्र मंदी से जूझ रहे हैं, उस दौरान खेती में तेजी से वृद्धि बनी हुई है। रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से विश्व में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है। इसके लिए उपभोक्ता ऊंची कीमत चुकाने को तैयार हैं। इसे देखते हुए सरकार 100 से अधिक जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। ये जिले मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत और आदिवासी इलाकों में हैं। यहाँ उर्वरकों और कीटनाशकों का न्यूनतम प्रयोग होता है। कृषि मंत्रालय परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की वित्तीय मदद दे रहा है। इसका 60% हिस्सा किसानों को जैविक खाद, जैव कीटनाशक और वर्मी कंपोस्ट खरीदने में उपयोग करना है। सरकार जैविक खेती वाले इलाकों में ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है। कोरोना संकट ने कृषि उत्पादों के निर्यात के नए मौके पैदा किए हैं। उन्नत खेती में सहयोग के लिए रिलायंस ने भी जियो कृषि ऐप बनाया है और यह ऐप किसानों को बुआई, सिंचाई और पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों के इस्तेमाल संबंधी जानकारी देगा तथा मौसम संबंधी बीमारियों से अलर्ट भी भेजेगा। रिलायंस अपने नए साझेदार फेसबुक की मदद से 12 करोड़ से अधिक किसानों से जुड़ने की योजना पर काम कर रही है। रिलायंस 65,000 हेक्टेयर भूमि को उन्नत खेती के दायरे में लाने के साथ साथ 40,000 किसानों को उन्नत कृषि संबंधी प्रशिक्षण दे चुकी है। गौरतलब है कि देश में फलों और सब्जियों का बाजार 150 अरब डॉलर का है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। फिर वही पुरानी रट। चीन को लेकर राहुल गांधी ने नए सिरे से वही पुरानी रट लगाई है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति को लेकर सरकार सही नहीं बोल रही है, चूंकि वह पहले भी ऐसा ही कह चुके हैं। इसलिए यह साफ है कि उन्हें ना तो सरकार पर यकीन है और ना ही सेना पर। कुछ ऐसा ही रवैया उन्होंने राफेल सौदे के मामले में अपनाया था और सभी को पता है कि उससे उन्हें क्या हासिल हुआ है। राहुल की माने तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वस्तु स्थिति को लेकर वह जो कह रहे हैं
वह अंतिम सत्य है और केवल उसे ही सही माना जाए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने दम दिखाते हुए यह भी कहा कि वह झूठ नहीं बोलेंगे, भले ही उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। आखिर देश और साथ ही वह खुद यह कैसे भूल सकते हैं कि राफेल सौदे पर उन्होंने किस तरह चुन चुनकर झूठ बोला था? क्या यह महज दुर्योग्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर वह संभल कर बोलना जरूरी नहीं समझ रहे हैं? हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में उन्हें रुख रवैये से कांग्रेस के भी अनेक नेता सहमत नहीं हैं, लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है। समस्या केवल यह नहीं है कि उन्हें उन पर प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने की जिद सवार है, बल्कि यह भी है कि वह अक्सर भाषा की मर्यादा की भी परवाह नहीं करते हैं। किसी नेता के साथ ऐसा तभी होता है जब वह या तो अहंकार से भर जाता है या फिर जमीनी हकीकत की परवाह करना छोड़ देता है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। और अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है, और न्यूज़ है अब वनडे सुपर लीग से तय होंगी विश्व कप की टीमें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तर्ज पर सोमवार को वनडे सुपर लीग लॉन्च की, जो भारत में 2023 से होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफायर का काम करेंगी। इसका लक्ष्य 50 ओवर के प्रारूप को अधिक प्रासंगिक बनाना है। आईसीसी ने कहा कि मेजबान भारत और सुपर लीग के शीर्ष पर रहने वाली अन्य 7 टीमें सीधे विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग करेंगी। सुपर लीग की शुरुआत विश्व चैंपियन इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच सीरीज के साथ होंगी। दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज साउथ कैप्टन में 30 जुलाई से खेली जाएंगी। इसका बाकी कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। टीमें जैसे अभी एक दूसरे के खिलाफ वनडे सीरीज खेलती हैं, वैसे ही आगे भी खेलेंगी। आईसीसी तय करेगा कि उनमें से किस सीरीज को इस लीग में शामिल किया जाएगा। तो ये 28 जुलाई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।